नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम कुंजवाल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान विभाग आपका हार्दिक स्वागत इस सेशन में। इससे पहले हमने जो जलीय एक्वाकल्चर पर जो लेक्चर दिए थे उसमें हमने जलीय एक्वाकल्चर क्या है और उसका हम कैसे लेआउट करते हैं, कैसे एक जलाशय का निर्माण करते हैं और क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं और साथ ही साथ उसमें जो है पैरामीटर्स के बारे में भी कुछ कुछ जिक्र किया था। और अभी हम इस लेक्चर के ज़रिए इस के माध्यम से आज हम जो जिक्र करेंगे वो रहेगा कि जो वाटर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर है उनका मेजरमेंट कैसे और पीएच का कैसे करते हैं, कितनी उसकी रेंज होनी चाहिए, कितनी लवणता उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो एक सतत एक्वाकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए बहुत आवश्यक भी होते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों का जिक्र करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। हम ये भी बताएंगे अपने सभी विद्यार्थियों को भी और साथ ही साथ जो उसमें श्रोताएं हमारे हैं और जो किसान भी होंगे वो भी इस लेक्चर को सुनेंगे तो उनको इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा भी होगा कि किस तरीके से जो है एग्जैक्टली जो पानी की जो यानी कि जो जल की जो गुणवत्ता होती है, जल की गुणवत्ता किसे कहते हैं और जल की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए और हम कैसे जल की गुणवत्ता से जो है एक्वाकल्चर में हम उसको लागू कर सकते हैं। तो जिसमें क्या कहते हैं हमने जो टेम्परेचर की बात करी तो टेम्परेचर और पीएच जो मेजर चीज़ें हैं और साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए और डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ये सारी चीज़ों भी हम जानेंगे। और जलीय कृषि में इसके अतिरिक्त पानी में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कारक होने चाहिए और उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, तो ये सब जल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कितने आवश्यक हैं और इनके क्या क्या मापदंड हैं, ये भी ज़रूरी है। तो इस महत्वपूर्ण विषय की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जलीय कृषि जो हमने जो तंत्र पढ़ा था उसमें उसका क्या हैबिटेट्स है जलीय कृषि का, तो उसको भी हम एक बार और समझ लेते हैं। जलीय कृषि में जो विभिन्न प्रकार के जो जलीय जीव जंतु रहते हैं और पौधे रहते हैं, हमने इस चीज़ को जो इन्वायरमेंटल हम फैक्टर जब पढ़े थे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ भी हमने इनका जिक्र किया था। तो जलीय जीव और अन्य जो प्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं कि एक साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं, पूरा एक इकोसिस्टम को बनाते हैं, पूरा एक इकोलॉजी का निर्माण कर देते हैं। पूरा एक इको सिस्टम अगर बनेगा तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और साथ ही साथ जो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसका जो संतुलन होता है, जो उसका बैलेंस होता है, वो भी जलीय जीवों की जो स्वास्थ्य और विकास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और यही सारी चीज़ें जो वाटर क्वालिटी की जो पैरामीटर्स होंगे वो भी इसी पर है। ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, अगर हम इन चीज़ों को सही रखेंगे, इनका मापदंड सही रखेंगे, तो वो एक अच्छे इकोसिस्टम का निर्माण भी करेंगे। जो आवास की जो गुणवत्ता है या जैसे कि कैसे पानी में उसको रहना चाहिए, क्या पानी की गुणवत्ता होनी चाहिए, हम हर प्रकार का जो लेक्चर है उसमें इन छोटी छोटी चीज़ों को हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि कैसे उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, गहराई उसकी कितनी होनी चाहिए, सबस्ट्रेट और जो प्लांट्स वगैरह हैं उसमें कैसे होना है, जलीय पौधे कौन कौन से होने चाहिए, जलीय जीवों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सारी भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जलीय जीवों के स्वास्थ्य और विकास को बनाए जो रखते हैं, यानी कि जो उसका हेल्थ को मेंटेन करता है, पूरे पारिस्थितिक तंत्र के सिस्टम को, उसके आवास को संरक्षित करना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जलीय जीवों के लिए भी। तो ये जो जितने भी हमने पैरामीटर्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं कि जिससे एक जो जलीय जीव हो उसकी जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, वो निर्भर करेगा कि पानी की गुणवत्ता कैसी है। पानी की गुणवत्ता के बहुत सारे कारक हो जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पीएच दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिजॉल्व ऑक्सीजन तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, NO2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए, NO3 की मात्रा कितनी होनी चाहिए, NH4 कितना होना चाहिए, अमोनिया एक अदरवाइज एक अमोनिया जो है पूरा एक तालाब को जहरीला बना देता है, एक विष के समान होता है पूरे एक्वाकल्चर सिस्टम में, उसको कैसे कंट्रोल भी करना चाहिए, वो सब चीज़ें भी हैं। हमने हालांकि इन्वायरमेंटल फैक्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी इन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। तो क्या क्या टेम्परेचर का रोल है वो भी हम इसमें जानेंगे, क्योंकि पूरे एक सिस्टम में जो है जो जल की गुणवत्ता है उसका मापदंड करना और निगरानी करना और नियंत्रण करना ये बहुत आवश्यक है। निगरानी और नियंत्रण दोनों चीज़ें। तो क्योंकि खराब अगर जल होगा, खराब जल की जो गुणवत्ता होगी वो जलीय कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित भी करती है और जिससे मछलियों की में बीमारी और धीमी वृद्धि, जिसको
स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और जो एक सफल जो जलीय कृषि होगा उसके लिए टेम्परेचर, पीएच और घुलित ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अमोनिया हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जल गुणवत्ता के घटकों में जैसे टेम्परेचर हमने बताया, तो टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे जलीय जीवों के लिए स्वास्थ्य हो गया और उत्पादन में जल की गुणवत्ता का बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है। उनके जो प्रमुख घटक जिसमें पीएच है और उसकी कैसी सॉल्ट है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, अमोनिया कितना है, नाइट्रेट कितना है, टर्बिडिटी उसमें कितनी है, मैलापन कितना है, तो हम इन सभी घटकों को और भी विस्तार से इसमें समझेंगे। क्योंकि तापमान जो होता है, अभी हम तापमान का जिक्र कर रहे हैं, तो जलीय जीवों के लिए विकास और उनके पूरे व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ऑक्सीजन की विलेयता उतनी कम हो जाएगी। अगर हाई टेम्परेचर है, जितना हमारा एक 25 से 30 डिग्री या 32 डिग्री का जो टेम्परेचर, अगर उससे ज़्यादा चला गया, 35-38 से ऊपर चला गया टेम्परेचर, या 40 डिग्री से उससे ऊपर पहुंच गया पानी का तापमान, तो उससे क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन को डिजॉल्व होना था वो नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी कि मछली को सांस लेने में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, जिससे वो सरफेस पर आना शुरू करेंगे और उसमें एक मोर्टेलिटी की स्थिति बनी रहेगी। और तापमान जो है, एक जो परिवर्तन होता है वो जलीय जीवों को तनावग्रस्त भी करता है और उनकी मोर्टेलिटी भी बढ़ा सकता है। तो जलीय जीवों के अनुकूलन के लिए जो है, जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए विभिन्न तापमानों पर जो है वो विभिन्न जलीय जीवों की जो खेती है हम उस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मछलियों में चाहे वो ठंडे खून वाली होती हैं या जैसे भी उनका एक हैबिटेट से होता है, तो इसलिए पानी का जो तापमान होता है उनके जो मेटाबॉलिज्म होता है और जो उनके विकास है उस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। क्योंकि इष्टतम जो तापमान होता है उसकी सीमा प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होती है, और अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होती है तो इस प्रकार का जो डेविएशन होता है, जो विचलन होता है, उससे उनमें एक तनावग्रस्त की स्थिति आ जाएगी और उनकी मृत्यु तक हो सकती है। और धीरे धीरे जो है हमारा जो सिस्टम है वो ख़त्म सा होने लग जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर एक बहुत महत्वपूर्ण उसका कारक भी होता है। ये एग्जामिनेशन वाटर टेम्परेचर का हम कैसे करते हैं, कितना उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। एक ये डिजिटल मशीन है जिसकी सहायता से हम ये देखते हैं कि कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, सैलिनिटी का कितना होना चाहिए। जैसे 10 से 25 पीपीटी की सैलिनिटी एक ऑप्टिमम लेवल की होती है, और जो डेली फ्लक्चुएशन है वो चलते रहता है लेस देन मोर देन 5 ppm का या पीपीटी का। और इसके अलावा जो पीएच है 7.2 से लेकर के 8.2 का, इसमें भी डेली फ्लक्चुएशन 0.5 की रेंज से ऊपर नीचे वो चलते रहता है डेली, जो उसमें फ्लक्चुएशन होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन है 4 ppm नॉट लेस देन। एल्कलिनिटी है 120 ppm की। जैसे हार्डनेस, पानी की कठोरता कैसी होनी चाहिए, जैसे 1000 ppm की उसकी कठोरता का एक हमने पैमाना तय कर रखा है निश्चित। और अमोनिया 1.0 ppm से, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगा तो उतना ही टॉक्सिक हो जाएगा और हाई पीएच बढ़ जाएगा उसका पीएच का, और टेम्परेचर भी उसी तरीके से फिर बढ़ने लग जाता है, इसलिए मोर्टेलिटी ज़्यादा आने लग जाती है। और नाइट्रेट का 0.1 ppm से, तो ज़्यादा बढ़ने पर ज़्यादा टॉक्सिक, लो सैलिनिटी एंड लो पीएच, मोर टॉक्सिक एट लो सैलिनिटी एंड लो पीएच। और जो तापमान की है वो भूमिका हमने आपको बता दी है इस स्लाइड के माध्यम से कि एक महत्वपूर्ण भौतिक पैरामीटर है जो मछलियों की वृद्धि, भोजन ग्रहण करने की क्षमता, प्रजनन, ये सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। तो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, सबके लिए तापमान है उसका अलग अलग एक रेंज होती है। और इसके साथ साथ दूसरी जो हम चीज़ बता रहे थे, तापमान में जो परिवर्तन है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसे हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रण के लिए हमने इन्वायरमेंटल जब इफ़ेक्ट पढ़ाए थे तो उसमें भी हमने जिक्र किया था कि तापमान को नियंत्रण के थोड़ा बहुत हमारे पास जो उपाय होते हैं, जैसे हम अपने जलाशय की उसकी गहराई को बढ़ा सकते हैं, उसमें छाया प्रदान करना, नेचुरल रूप से अगर हम उसमें थोड़ा बहुत इस तरीके से छाया वगैरह करते हैं जिससे उसका टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो जाता है। साथ ही साथ जल प्रवाह जो होता है उसको भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे इसका आउटलेट
आउटलेट सिस्टम है, उसका इनलेट सिस्टम है, तो थोड़ा इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एरिएटर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर अत्यधिक गर्मी या ठंड होगी तो उसमें विशेष निगरानी की हमें आवश्यकता भी पड़ती है और हम इसके ज़रिए जो है उसके तापमान में एक नियंत्रण भी रख सकते हैं और थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में तापमान बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि मछलियों में जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। तो अभी हमने स्पेसीज सिलेक्शन में इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि स्पेसीज सिलेक्शन जो है ऐसी प्रजाति का हमें करना पड़ता है जो इन सब चीज़ों को टॉलरेट कर सके, थोड़ा सा जिसमें जो है टेम्परेचर, पीएच और ये सब चीज़ों को भी थोड़ा सा इम्यूनिटी उसमें रहे और इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, जिससे उसकी वृद्धि हो सके। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो वृद्धि भी रुक जाएगी, रोगों की संभावना भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा अगर उतार चढ़ाव होगा तो उसमें मोर्टेलिटी भी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों से हमारे जो है स्पेसीज सिलेक्शन का भी बड़ा संबंध था। हमने उस लेक्चर में बताया था कि स्पेसीज सिलेक्शन में भी हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे हमें अच्छी ग्रोथ भी मिलती है और हमें मार्केट की जो प्राइस होती है वो भी हमें अच्छे उसमें मिले। तो ये डिजिटल पैरामीटर्स जो हम जिक्र कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो इसमें हम पीएच की भी बात करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो पीएच भी है। अभी हमें सैलिनिटी उसकी कितनी है, लवणता का उसका प्रभाव प्रबंधन, वो भी एक नज़र देख लेते हैं। जो लवणता होती है उसमें भी बदलाव आ जाते हैं, तो उससे क्या होती है कि मछलियों में असमर्थता भी आने लग जाती है, रोग लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी नियंत्रण करना पड़ता है। ये भी पानी के स्रोतों पर थोड़ा बहुत हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे संतुलन बना सकते हैं। तो जितने भी जो पानी में घुले जो खुल जाते, जो लवणों की जो मात्रा होती है मछलियों की प्रजाति के अनुसार, वो सब में हालांकि अलग अलग होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसे होती है जैसे तिलापिया की स्पीसीज होती है, तो उसमें वो कम, जहाँ पर सैलिनिटी कम होगी वहाँ पर ज़्यादा विकास करता है, वहाँ पर ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन होता है। और जैसे समुद्री झींगे वगैरह होते हैं, तो जैसे वनामी प्राउन वगैरह की जो स्पीसीज हमने बताई थी इससे पहले लेक्चरों में, तो उनमें जो है सैलिनिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा सैलिनिटी की मात्रा में डेवलप हो पाते हैं। ये डिजिटल पैरामीटर्स हैं जिससे हम सैलिनिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं अपने पॉन्ड में, जलाशयों में, सिस्टम में जो एक्वाकल्चर का हमने लगा रखा है। तो पीएच एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो पीएच जो है वो पानी का संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि पानी की जो अम्लीयता होती है और जो क्षारीयता होती है वो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है उसको प्रभावित करती है और मछलियों के स्वास्थ्य पर जो है प्रतिकूल प्रभाव भी डालती है। तो अगर अत्यधिक पीएच स्तर है तो ऊतकों को क्षति भी पहुंचा सकता है और रोगों के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ा देता है। तो पीएच जो एसिडिक और बेसिक नेचर को दर्शा रहा है अधिकांश मछलियों के लिए, जिसमें 6.5 से लेकर के 8.5 का जो पीएच का स्तर है वो बिल्कुल उपयुक्त एक स्तर होता है। तो 6.5 टू 8.5 का एक बैलेंस पीएच है जो उपयुक्त पीएच माना गया है। अगर ज़्यादा एसिडिक होगा या बेसिक होगा तो जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनको जो है फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रभावित कर देगा। तो उसमें फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी कमज़ोर कर देगा, उनमें दिक्कत आ जाएगी फिर। तो ये जो है पीएच का एक मेजरमेंट का है। ये पीएच मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, ये इस एक छोटा सा जो पैमाना होता है पीएच का, जो कलरफुल एक डायग्राम इसमें दिखा रखा है, इसमें 1 to 14 तक का रहता है और इसमें से हमें जो एक स्ट्रिप वाइज इसमें होता है और स्ट्रिप को हमें पानी में डिप करना होता है। पानी में अगर हम स्ट्रिप को डिप करेंगे तो 5 से 7 मिनट अगर उसको हवा में हल्का सा सुखाएंगे तो उसका जो कलर होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाता है। तो जैसा पानी होगा उस हिसाब से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसमें जो कलर आ जाएगा, जो स्ट्रिप में जो नया कलर एक बनेगा, वो एक बाहर जो इस सर्किल में जो कलर दे रखे हैं इस पीएच मीटर में, यहाँ किसी न किसी एक सर्किल से वो मैच करने लग जाएगा। तो हम उसके बाद जो है उसको बाद में देख सकते हैं कि इसका कलर किस रेंज पर है। तो उसका पीएच कितना है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 में पहुंच गया है। तो जो भी उसका जो पीएच होगा वो इसके मेजरमेंट से हमें पता चल जाएगा। तो पीएच का जो स्तर होता है उसको हमें बैलेंस करने के लिए
जितने भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो वाटर के हमारे हैं, चाहे वो इनलेट के सिस्टम है या फिर कहीं बाहर से हमारा पानी का सोर्स आ रहा है, उसकी हमें बहुत रेगुलर तरीके से जांच करनी पड़ती है। अगर हमारा पीएच का बैलेंस बिगड़ रहा है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, चूने का भी हमने प्रयोग कर लिया। ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा का नियंत्रण करना भी उसके साथ साथ में आवश्यक होता है। यदि हमारे जलाशय में ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो गई है या अनकंट्रोल हो रही है तो उससे भी हमारे पीएच का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर हम ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमारा तो जो पीएच होता है वो थोड़ा बैलेंस बन जाता है। और यदि पीएच बहुत कम होता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हम मिला सकते हैं उसमें, ताकि थोड़ा हमारा जो पीएच है वो जो हमने एक रेंज बताई 6.8 टू 8 तक की जो रेंज है वो उस रेंज पर पहुंच जाएगा, तो लगभग न्यूट्रल के स्टेज में आ जाएगा। तो यदि अगर बहुत ज़्यादा पीएच बढ़ गया है तो ऐसे में हमें क्या करना है, थोड़ा उसमें फ्रेश वाटर को मिला देना है। यानी या तो पानी बदलने की प्रक्रिया होगी या फिर थोड़ा ताज़ा पानी हम उसमें डाल देंगे या फिर आउटलेट सिस्टम से हम थोड़ा पानी को बाहर कर सकते हैं, जिससे चीज़ें जो है हमारी थोड़ा रिजॉल्व हो जाएँ और जो पीएच हो गया उसका जो हमारा बैलेंस है वो बना रहेगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, जो घुलित ऑक्सीजन होता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि जो मछलियों को सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता होती है। यदि डिजॉल्व ऑक्सीजन का स्तर कम होगा तो अक्सर जो हाई लेवल के जो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं या जो खराब जो जल में विनिमय के कारण होता है, उससे क्या होता है कि मोर्टेलिटी और उसमें तनाव और बीमारी, ये सारी चीज़ें उसमें फिर से बढ़ने लग जाएंगी। तो इसलिए घुलित ऑक्सीजन जो है वो मछलियों की सांस लेने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर सामान्य रूप से हम देखें 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक की जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन स्तर वो अच्छा माना जाता है। और अगर कम ऑक्सीजन है तो मछलियों में घबराहट और सतह पर आना, ऊपर सरफेस पर तैर जाना और इवन डेथ तक हो जाती है, मोर्टेलिटी भी हो जाती है। और क्योंकि इतनी सहन शक्ति मछली में नहीं हो पाती है कि सारी चीज़ों को इतना टॉलरेट कर सकें। बहुत नाजुक तरीके से, जिस तरीके से हम घर में अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं उसी तरीके से मछलियों का भी एक कल्चर किया जाता है, उनका लालन पोषण किया जाता है। तो उनमें ये सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी पड़ती है हमें, तभी हमें एक सस्टेनेबल कल्चर की तरफ जा सकते हैं, तभी हमें मुनाफा भी हो सकता है, मार्केट प्राइस भी हमें तभी मिलेगा जब हमारी ग्रोथ मछली में अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें हमें उसमें कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन अगर कम हो जाता है, मान लिया सपोज कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें एरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, वाटरफॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। वाटरफॉल सिस्टम में क्या होगा कि थोड़ा सा फव्वारे नुमा अगर चलेगा तो उसमें पानी की थोड़ा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा बढ़ जाएगी, तो सा मछलियों को सांस लेने में थोड़ा अच्छा लगेगा उसमें। और थोड़ा जो पानी की जो ऊपरी जो सरफेस होती है उसमें भी हम थोड़ा इस तरीके से मूवमेंट बना देंगे या हलचल करेंगे पानी में हाथ से या किसी भी या स्टिक से, इस तरीके से अगर छोटा मोटा तालाब है तो उसमें इस तरीके से मूवमेंट करेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो थोड़ा उसमें डिजॉल्व हो जाए। और पौधों की अगर ज़्यादा वृद्धि होगी, जैसे पानी के तालाब में जलाशय में ज़्यादा प्लांट वगैरह हो गए तो, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो गई तो उससे क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक सबस्टेंस होंगे तो उससे सड़न पैदा होगी, उन डिजॉल्व हो जाएंगे पानी में, तो उससे ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होना पानी के तालाब में या डेड ऑर्गेनिज्म का उसमें सड़ जाना, तो ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन को कम कर देती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा अपना एरेटर का इस्तेमाल करना, वाटरफॉल का इस्तेमाल करना, पानी की सतह पर थोड़ा मोमेंटम देना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन की एक आपूर्ति कर देते हैं। तो ये एक डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो एक बहुत महत्वपूर्ण वाटर का पैरामीटर है। जल की गुणवत्ताओं में से घुलित ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण एक पैरामीटर है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने टेम्परेचर की बात करी, हमने पीएच की बात करी, तो उसी तरह से घुलित ऑक्सीजन भी मछलियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है पानी में। ये घुलित ऑक्सीजन को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये उसका एक डिजिटल पैरामीटर से यहाँ पर दिखा रखा है। और इसके अलावा जैसे अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन सब की हम अगर बात करें तो
क्योंकि ये चीज़ें भी मछली के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अपशिष्ट उत्पाद हैं। और अमोनिया और नाइट्राइट का जो उच्च स्तर होता है वो मछलियों के लिए बहुत विषैला होता है, क्योंकि विशेषकर अमोनिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अमोनिया का नहीं हो पाता है। इसलिए नाइट्राइट तो नाइट्रेट में हो जाएगा क्योंकि वह कम विषाक्त होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जल की गुणवत्ता को हालांकि प्रभावित करता है, उतनी मात्रा में नहीं करेगा जितनी मात्रा में जो है इसको अमोनिया करता है। क्योंकि अमोनिया जो है एक अदृश्य बेस के समान होता है, क्योंकि पूरा जो है अगर हमने टेम्परेचर को मेंटेन किया है, पीएच को मेंटेन कर रखा है और पानी की जल को हमने इनलेट आउटलेट सिस्टम ठीक कर रखा, और फिर भी अगर हमने अमोनिया का बैलेंस अगर हमने नहीं उसमें देखा, तो ये एक उसका अदृश्य का मतलब जो छुपा हुआ जहर के समान होता है। तो इसलिए अमोनिया जो है मछलियों के उत्सर्जन और उसके बचे हुए भोजन से ही बनता है, कोई अलग से नहीं है, और मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होता है। तो लगभग 0.02 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक अमोनिया जो है वो हानिकारक होता है। इसकी जो रेंज होती है वो जो मानक होता है वो 0.02 मिलीग्राम प्रति लीटर है। तो इससे अगर ज़्यादा मात्रा में अगर अमोनिया हो गया तो वो जो है मोर्टेलिटी की तरफ ले जाएगा। उससे क्या होगा कि जो गलफड़े हैं मछली के वो भी क्षतिग्रस्त होने की कगार पर आ जाते हैं, और अगर गलफड़े भी अगर क्षतिग्रस्त हो गए तो जिससे उनमें सांस लेने में अत्यधिक परेशानी होगी और मृत्यु तक मछली की हो सकती है। तो ये अमोनिया के जो लक्षण हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया इस रेंज से, जो एक हमने 0.02 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बताई, अगर उससे अगर ज़्यादा है तो फिर उसमें जो है मोर्टेलिटी आने की संभावना बढ़ सकती है। इसके बाद हम अमोनिया नियंत्रण जो है, अगर इस मात्रा में ज़्यादा हो गया, अगर अमोनिया का नियंत्रण नहीं हो पाया या फिर 0.02 से ज़्यादा हो गया, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हम एक जो बायोफिल्टर होता है, बायोफिल्टर का हम जो प्रयोग करते हैं, तो बायोफिल्टर एक सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा जो है बायोफिल्टर से अमोनिया जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो सकती है। और इसके अतिरिक्त नियमित जल का जो परिवर्तन करना है, जैसे हमने इनलेट आउटलेट की बात करी या फिर ताज़ा जल उसमें मिलाने की बात करी, उससे थोड़ा क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें जो पॉइजनस चीज़ें अगर जो उसमें पानी में घुलित हैं उनकी मात्रा थोड़ा कम हो जाएगी। और उचित भोजन प्रबंधन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हमने आर्टिफिशियल रूप से अगर हम फीडिंग करा रहे हैं तो हमने अगर ज़्यादा मात्रा में करा दिया और खाना उसी में सड़ गल गया है, उस प्रक्रिया में चला गया, तो ऐसी चीज़ों से क्या होगा कि ज़्यादा अमोनिया उसमें बनने लग जाती है। क्योंकि हम जिस तरीके से मछली को फीडिंग कराई जाती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि फीडिंग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वेट के हिसाब से कितना % उसको हम खाना दे सकते हैं। अगर उससे हमने ज़्यादा मात्रा में, जैसे बॉडी वेट का 5% हमने देना है, तो अगर उससे ज़्यादा मात्रा में हमने नंबर ऑफ़ फिशेज उसमें कम है और हमने ज़्यादा मात्रा में भोजन उसमें डाल दिया, फिश फीड जो है, तो फिश फूड अगर हमने ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो वो सड़गलने लग जाएगा तालाब में ही। तो उससे क्या होगा, अमोनिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। और बाकी इसके अलावा जो उत्सर्जित पदार्थ है वो तो है ही है, उससे तो आना ही आना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा उसको अनकंट्रोल कर देती हैं। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा हम अपने हाथ से जो कर सकते हैं, बायोफिल्टर का इस्तेमाल करना है, जल परिवर्तन कर देना है, या फिर उचित भोजन का जो प्रबंधन है वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही जो RAS प्रणाली है, रिसर्कुलेटरी जो एक्वाकल्चर सिस्टम जो प्रणाली है, उसमें क्या होता है, नाइट्रिफिकेशंस की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होगा कि अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो थोड़ा सा कम विषैला होता है, इसलिए उस परिस्थिति में थोड़ा सा सरवाइव कर सकते हैं। और ये उसको मेजरमेंट के अमोनिया का जो मेजरमेंट होता है, इसमें केमिकल से भी हमने दिखा रखे हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट। अभी नाइट्रेट का हम पहले जिक्र कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा अपेक्षाकृत सुरक्षित है लेकिन सीमित दायरे में होता है, क्योंकि नाइट्रेट जो होता है वो अमोनिया और नाइट्राइट की तुलना में विषैला तो कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीमा इसकी भी पार नहीं होनी चाहिए।
हालांकि जितना ये इसकी मात्रा रहती है 25 से 50 मिलीग्राम तक में, इतने में सर्वाइव हम कर सकते हैं। इस सीमा तक के नाइट्रेट को वो सुरक्षित माना जाता है। इससे ज़्यादा की अगर मात्रा होगी तो वो उतनी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइट अमोनिया और नाइट्राइट की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। और इसको अगर कंट्रोल करना है तो थोड़ा बहुत हमें भी ध्यान देना होगा कि जल का परिवर्तन हमें समय अनुसार करना है। जल पौधों का जो प्रयोग है वो भी हमें करना है। डीनाइट्रिफिकेशंस की जो टेक्निक्स हमने जिक्र की थी अभी पिछले लेक्चर में, वो भी हमें डीनाइट्रिफिकेशंस की टेक्निक भी इसमें बहुत आवश्यक होती है। विशेष रूप से जो एक्वापोनिक्स की जो सिस्टम होते हैं, जो प्रणालियाँ होती हैं, वो पौधे क्या करते हैं कि उसमें नाइट्रेट को अवशोषित करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा जो नाइट्रेट है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है और थोड़ा मछलियों को सर्वाइव करने में आसानी हो जाती है। ये एक मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल मीटर है, जो इससे हम नाइट्रेट का मापन करते हैं। साथ ही साथ जो इसमें हम जिक्र करते हैं वो मैलापन, जिसको टर्बिडिटी के नाम से हम जानते हैं, और जल का जो बादल या धुंधलापन जो होता है वो प्रकाश के प्रवेश को कम कर देता है, लाइट की इंटेंसिटी को भी कम करता है, जिससे जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होता है और ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि अगर टर्बिडिटी पानी की अगर बढ़ जाती है तो उसमें अगर गंदगी, पानी का मैलापन, ये सब चीज़ें जो ओपन सिस्टम जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि अगर हमने सीमेंटेड बना रखा है थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होती है कि उसमें मिट्टी वगैरह कम रहती है। तो अगर कच्चे तालाब बना रखें तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा संभावना बनती है, स्लाइडिंग की संभावना बनती है, इधर कोनों से कहीं से टूटने की संभावना बनती है, तो जिससे उसमें मिट्टी का आना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह वगैरह ज़्यादा हो जाना, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो जितने भी ये सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह पानी में जो मिट्टी की जो घुल मिल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, जो प्रकाश का जो एक रास्ता होता है पौध में जाने के लिए लाइट जो पहुंचती है, उसको भी कम कर देते हैं। उसकी वजह से फिर फोटोसिंथेसिस और मछलियों का जो व्यवहार होता है तो वो भी चेंजेस होने लग जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो पाएगी या कम हो पाएगी या चेंज हो जाएगी तो उससे जो हैबिटेट्स फेसेस का है वो बदलने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। तो अगर हाई टर्बिडिटी होगी तो रोगों को भी जन्म देगा, जोखिम को भी बढ़ा सकता है कि मछली में ज़्यादा रोग होने के चांसेस हो जाएंगे यदि टर्बिडिटी अगर उसकी बढ़ गई, उसकी गंदगी या मैलापन उसमें अगर बढ़ गया है तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो कम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसमें रोग होने की क्षमता को भी बढ़ेगा। तो मैलापन जो है दृष्टि और प्रकाश का प्रभाव, यानी कि जो हम उसमें जो लाइट है उसका तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और देखने में भी जो है उसमें हम नज़र नहीं डाल सकते, तो ये टर्बिडिटी का एक फैक्टर हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे तलछट प्रबंधन के माध्यम से, फिल्ट्रेशन का सिस्टम अगर लगा रखा है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को साफ करने वाले अगर कुछ ऐसे रसायनों का इस्तेमाल हम करें तो जिसकी वजह से जितने भी निलंबित कण जो होते हैं पानी के अंदर वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, और पानी के जो स्रोत की जो गुणवत्ता है और जो भूमि कटाव है वो उसको भी कंट्रोल करना हमें बहुत आवश्यकता होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से कंट्रोल करें तो हमारा जो टर्बिडिटी है वो थोड़ा कम हो सकती है और उसमें कंट्रोल हो सकता है। ये वाटर की टर्बिडिटी है जिसका हम पैरामीटर्स नाप सकते हैं, ये पूरे मापन डिजिटल पैरामीटर्स हैं। तो इसके साथ ही जो नियमित निगरानी है हमारे तालाब की, जिसमें हम सेंसर परीक्षण किट जैसे वाटर एनालिसिस किट हो गया उसका अवलोकन कर उपयोग करके जल कृषि प्रणालियों में जल गुणवत्ता मापदंडों की नियमित निगरानी और वाटर एक्सचेंज और निस्पंदन जो होता है, जितने भी अपशिष्ट उत्पाद हैं उनको पतला करने और पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पानी का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे निस्पंदन प्रणालियाँ जो होती हैं वो निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने और पानी की स्पष्टता में सुधार करने में मदद करती है।
और जो उसकी स्टॉकिंग डेंसिटी होती है वो भी जो है, क्योंकि अधिक भीड़ भाड़ के कारण जो है तनाव और उसका अपव्यय बढ़ सकता है, जिससे जल की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमारा जलाशय बना हुआ है या ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ा गंदगी हो पा रही है या आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी जगहों पर भी जलाशयों को बनाने से जो है ये सब चीज़ें अनकंट्रोल होने लग जाती हैं। तो वहाँ पर भी जो है ये चीज़ें हमें बड़ी मुश्किलें दे देती हैं एक सफल एक्वाकल्चर को डेवलप करने के लिए। और साथ ही साथ जो है फीडिंग कैपेसिटी फिश की क्या है, फीडिंग हैबिट कैसी है, कब खाना देना है, कब नहीं देना है, कितना मात्रा में देना है, क्या मछलियों ने हमारा दिया हुआ जो भोजन है उचित मात्रा में लिया या नहीं लिया, या फिर ऐसा तो नहीं कि फ्लोट कर रहा है, कुछ फ्लोटिंग फीड होता है जो सरफेस में फीड करने लगता है या फिर फ्लो करने लगता है, या फिर जो नीचे एकदम जम गया है जिससे फंगल लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो फंगल डिजीज आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले गिल्स में अटैक करती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बीमार कर देते हैं मछलियों को। और साथ ही साथ जो है ये एक सिर्फ उसी बीमारी का ही नहीं, बाकी जैसे और चीज़ों का भी बैलेंस बिगाड़ते थे। जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन की हमने बात करी तो उसमें भी प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ जो है जो वाटर की जो पैरामीटर हैं उनका भी संतुलन जो है बिगड़ जाता है। अमोनिया की मात्रा बढ़ने लग जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो अमोनिया की है। तो अगर खाना ज़्यादा मात्रा में हमने मछली के लिए दिया है तालाब में, तो उस जलाशय में क्या होगा कि अगर अधिक मात्रा में खाना जमा हो गया तो उससे फंगल डिजीज तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो है अमोनिया की मात्रा भी इतनी बढ़ने लग जाएगी कि खुद ही जो है एक जहर की काम करने लग जाएगी। तो उससे हमारी जो उत्पादकता होती है वो कम हो जाती है। तो हमें अगर अच्छा उत्पादक बनना है तो उसके लिए जलीय तंत्र में जो है वाटर की जो भूमिका है, जो जल की जो गुणवत्ता है, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और वाटर के जितने भी पैरामीटर्स हमने अभी यहाँ पर जिक्र किए थे, चाहे उसमें टेम्परेचर की बात करें, चाहे उसमें पीएच की बात करें, चाहे उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें, चाहे उसमें हम अमोनिया की बात करें, चाहे उसमें हम नाइट्रेट की बात करें या फिर नाइट्राइट की बात करें, इन सभी का जो बैलेंस है वो बने रहना चाहिए, जिससे एक एक्वाकल्चर में जो है हम मछली का जो प्रोडक्शन है वो सही मात्रा में हो सकता है, और पूरा एक जलीय तंत्र जो है उसमें जो है पूरा बैलेंस भी बना रहेगा और मछलियों में वृद्धि भी रहेगी और जल की गुणवत्ता भी ठीक रहेगी, और रोगों के नियंत्रण के लिए भी ये बहुत आवश्यक एक महत्वपूर्ण कारक भी है। इसके अलावा जो नेचुरल हंटर रहे, प्राकृतिक शिकारी, और लाभदायक जो बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया वे होते हैं, और पौधे जल जीवों के बीच में जो संतुलन है, उनके बीच का जो बैलेंस है रखने से जो प्रणाली होती है वो और ज़्यादा सस्टेन करती है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये सारी चीज़ें एक जलीय तंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि अगर हमें पूरा सिस्टम को बैलेंस करना है तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर हमने ये ध्यान में रखी तो हमें एक सही जो सतत एक्वाकल्चर है वो मिलेगा, क्योंकि पूरी जलीय कृषि पर जो है वो खराब जल गुणवत्ता का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें वृद्धि होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर जल की स्थिति अगर खराब होगी तो उससे उत्पन्न जो तनाव है मछलियों की वृद्धि को भी कम करेगा और समग्र उत्पादकता को भी कम कर सकता है। मछली की गुणवत्ता में भी कमी आएगी, क्योंकि पानी की जो खराब गुणवत्ता है मछली के स्वाद और बनावट को भी प्रभावित करती है, जिससे उसके बाजार का मूल्य पर भी असर पड़ता है। आर्थिक नुकसान भी होता है। इन सभी कारकों के अगर परिणाम स्वरूप हम देखें तो जल कृषि उत्पादकों को भारी वित्तीय नुकसान भी होता है। या फिर संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें एक सफल और टिकाऊ अगर जलीय कृषि उत्पादन बनाना है तो उसको इष्टतम जल गुणवत्ता बनाए रखना बहुत आवश्यक है, और प्रमुख मापदंडों की निगरानी, नियंत्रण और साथ ही प्रभावी प्रबंधन, इन प्रथाओं को लागू करने से मछली के स्वास्थ्य और उत्पादकता का पर जो है खराब जल गुणवत्ता के नकारात्मक प्रभावों को रोकने और कम करने में हमें मदद भी मिल सकती है, जिससे हम एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साथ ही इन्वायरमेंटल फैक्टर जब हम बता रहे थे तो उसमें भी इन चीज़ों का हमारा जिक्र हुआ था। तो आज हमने स्पेशली जो एक वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं वो हमने स्पेशल इस लेक्चर में जिक्र किए थे, जिससे मैं आशा करता हूँ कि
जितने भी इसमें विद्यार्थी प्रतिभाग हैं और सुन रहे हैं, इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और साथ ही साथ फार्मर्स के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पूरे जलीय तंत्र में जल की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, जल की भूमिका कैसी होनी चाहिए, और कितना हमने उसमें जो मापन पैमाने हमने उसमें रखे हैं उस प्रणाली के अंतर्गत, वो उतना है या नहीं है। ये चीज़ें हमें जो है पूरे जलीय तंत्र में देखनी बहुत आवश्यक है, जिससे हम सही तरीके से जो है संतुलन बनाएंगे और सही तरीके से हम एक्वाकल्चर का सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें हमें अपने साथ में, इनके लिए अगर डिजिटल पैरामीटर्स हैं तो हमें वो भी रखने चाहिए, और यदि अगर हमें मेजरमेंट का पता नहीं चलेगा अगर, तो हम ये नहीं, उसमें दिक्कत आ जाएगी। जैसे पीएच कितना हो रहा है या डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना हो रहा है, तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि इसमें किस मात्रा में कितना है, और हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो हम उसमें संतुलन बना सकते हैं कि कम समय में, और हमें मछलियाँ जिससे हम जो मोर्टेलिटी होती है हम उसको बचा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हमारे साथ में नहीं होंगी तो हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो उससे जो है मोर्टेलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर से अप टू जितना भी अमोनिया का जो लेवल है उसको हमने कैसे कम करना है, कैसे पानी का बदलाव करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी उसमें जो मात्रा होती है उसको कम कर देती है। पानी का बदलाव एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। वाटर चेंज अगर टाइम टू टाइम हम कर रहे हैं, आउटलेट और इनलेट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें उसके अंदर जो रिजॉल्व हो रही हैं, जैसे अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, और भी जो ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो वाटर के अंदर हैं, तो इन सब को अगर थोड़ा बहुत मात्रा में कम करना है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वाटर क्वालिटी को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जिससे हम वाटर क्वालिटी को भी चेंज करेंगे और वाटर क्वालिटी की जो पैरामीटर्स हैं वो भी हमारे थोड़ा बरकरार रहेंगे, ताकि टेम्परेचर से लेके पीएच, CO2 और अमोनिया का लेवल, नाइट्रेट का लेवल, नाइट्राइट का लेवल, पीएच का लेवल, ये थोड़ा बैलेंस रहेगा। तो ये सब बैलेंस रहेंगे तो हमारा जो संतुलित जलीय तंत्र है वो एक सक्सेसफुल ग्रोथ देगा। फिश के लिए सक्सेसफुल ग्रोथ होगी तो हमारे मार्केट प्राइस भी होगा, मार्केट प्राइस होगा तो फिर हमें उसमें मुनाफा भी रहेगा। तो जिससे हम एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशेज भी हम उसको कह सकते हैं। धन्यवाद।